बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, तो आपने इसको फुल वॉच करना है ताकि आपको कम्प्लीटली पता चल जाए कि आपने किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो उनको किस तरह से अटैम्प्ट करना है। क्योंकि आपको पता है कि ई शीट्स पे आपने काम करना है और ई शीट्स पे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनको वो होता है कि मतलब ये क्वेश्चन जो है वो हम प्रॉपरली अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो आपने देखना है कि अगर आपके पास मैकेनिज्म आता है, रीजनिंग क्वेश्चन आता है या कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो पहले आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन कुछ और होता है और उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखने बैठ जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो 10 से 11 लाइंस के अंदर तो फिल नहीं होगा, तो इस वजह से वो अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पर गूगल पे लिखा हुआ है टॉपर स्टूडेंट्स कॉपीज़ फेडरल बोर्ड, ठीक है, FBISC। तो आप फर्स्ट लिंक को क्लिक कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास SSC फर्स्ट एनुअल 2024 के जो टॉपर की कॉपीज़ हैं, क्योंकि देखिए अब सेकंड एनुअल में वो टॉपर्स जो है ना वो नहीं हम मतलब बताते होते, क्योंकि फर्स्ट एनुअल में जो स्टूडेंट्स हैं और वो भी 10th और 12th क्लास के, उन्हीं को टॉपर्स जो है वो कंसिडर किया जाता है, ठीक है। जो सेकेंड एनुअल हैं या आप कह लें कि जिनको हम सप्ली के पेपर्स कहते हैं, तो उसमें वही स्टूडेंट्स मोस्टली अपीयर होते हैं कि जो या तो जिनकी सप्ली होती है या इम्प्रूवमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट एनुअल के पेपर्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे टॉपर्स के 2024। तो ये ऊपर 10th के थे और ये आपके पास 12th के हैं, ठीक है। ये देखें क्या लिखा है, HSSC फर्स्ट एनुअल 2024। अब HSSC में भी हमारे पास 12th क्लास के स्टूडेंट्स के हैं। तो ये जो है ना आपको केमिस्ट्री के नज़र आ रहे हैं, स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6, ये मैंने सारे के सारे यहाँ पर डाउनलोड कर लिए हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। तो अब इनको हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पर मैं आपको शो करती हूँ कि ये जो फर्स्ट और सेकंड जो पेपर है ना, तो ये मैंने पेपर्स भी साथ ओपन किए हैं, ये हार्ड एरिया पेपर्स हैं, ठीक है। हार्ड एरिया पेपर्स जिन स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया ये उनके हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर शीट्स। और ये जो 3rd 4th 5th और 6th जो स्टूडेंट्स हैं, ये लोकल एरिया पेपर जिन्होंने अटेम्प्ट किया, ये उनकी कॉपीज़ अपलोड हुई हुई हैं, ठीक है। तो मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने ओपन किया हुआ है हमारे पास 12th केमिस्ट्री का लोकल एरिया का पेपर, ठीक हो गया। इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन को देख लें, राइट केमिकल इक्वेशंस टू शो व्हाट हैपेंस व्हेन फॉलोइंग कंपाउंड्स आर हीटेड। मतलब यहाँ पर नाइट्रेट्स के यानी आपके पास ये देखें लिथियम और सोडियम भी है और मैग्नीशियम, यानी फर्स्ट ए ग्रुप भी है और सेकंड ए ग्रुप के भी आपको दिया हुआ मैग्नीशियम नाइट्रेट, दोनों का यहाँ पर आपको आना चाहिए कि दोनों के जो नाइट्रेट्स हैं फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप, उनके नाइट्रेट्स किस तरह से डिकम्पोज करते हैं जब उनको हीट किया जाता है, ठीक है। साथ ही इसके हमारे पास और का जो ऑप्शन है उसमें हमने देखने के लिखा हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स। यानी एसिड हैलाइड और एसिड एमाइड्स में क्या डिफरेंस है, ईथर्स एंड एस्टर्स में क्या डिफरेंस है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में क्या डिफरेंस है। तो सिंपल आपने इसमें क्या करना था कि यानी फंक्शनल ग्रुप्स इनके ड्रॉ कर देने थे और इनमें बताना था कि इनमें ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, बस इस तरीके से। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में इनकी डेफिनेशंस लिखना शुरू कर देते हैं या इनकी प्रिपरेशन के इक्वेशंस लिखना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास ये देखें, ये था हमारे पास, अगर हम देखें इस स्टूडेंट ने और वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। इसने भी थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा ही कर दिया कि पहले वाले में ना इसने ये प्रिपरेशन की इक्वेशन भी लिख दिया है, लेकिन ये ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। सिंपल ये देखें, ये फंक्शनल ग्रुप है और ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है, ये उसकी एग्जांपल, ये एल्डिहाइड का भी दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपने सिंपल अटैम्प्ट करना था। सेकंड को देख लें, इन्होंने भी एसिड हैलाइड और एमाइड वाला जो है वो किया हुआ है। कोई देखें इन्होंने प्रिपरेशन इक्वेशन नहीं लिखी, सिंपल सिंपल सा बताया है, ठीक है। यानी आपने वो ड्रॉ करना है और प्रॉपरली इनको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। यानी आपने कौन कौन से ग्रुप्स लगाए हैं। और जो दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं दोनों, उन्होंने फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट किया हुआ है, नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन वाला, ठीक है। अब ये क्या है कि अब जो भी यानी जो चेकर जो है टीचर चेक करेगा तो वो बेसिकली इन इक्वेशंस को देखेगा, ठीक है। ये इक्वेशंस ठीक हैं, उनके ऊपर ये एरो के ऊपर कंडीशंस लगी हुई हैं, तो वो आपको फुल मार्क्स दे देगा। कोई बैठ के ये नहीं पढ़ता रहता लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज टू लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि हमें पता है कि स्टूडेंट ने जो यहाँ पर बनाया है वही उसने यहाँ थ्योरी में भी लिखा होगा, ठीक है, कुछ अलग से नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लें, यहाँ पर भी ये आपको इसी तरीके से डिकम्पोजिशन की इक्वेशंस नज़र आ रही हैं, ठीक है।
और ये प्रॉपर होनी चाहिए, इनमें कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर मिस्टेक होगी तो ऑब्वियसली बात है फिर आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको टॉपर कॉपीज़ में ना मार्क्स नज़र नहीं आएंगे कुछ भी, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो यहाँ पर जब चेक कर रहे होते हैं तो साइड पे जो है वो मार्क्स का ऑप्शन आ रहा होता है कि आपको पार्शियल करेक्शन में डालना है ये क्वेश्चन, या आपको कंप्लीट यानी फुली करेक्ट में डालना है, पार्शियल करेक्ट में डालना है, या रॉन्ग में डालना है। तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके लिखा हुआ है कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम एंड व्हाई दीज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस वायलेट आवर प्रिंसिपल। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि कॉपर और क्रोमियम का आपने पढ़ा हुआ है कि ये आपके पास कॉपर D4 में आता है, 3s2 एंड 4s2 एंड 3d4 में आता है। तो अब आप यानी S में से एक इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है, ठीक है, और वो हाफ फिल्ड हो जाता है। तो आपने यही रीज़न बतानी है कि ऑफ प्रिंसिपल में तो जब तक जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होते तो इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाती है लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि यानी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू पार्शली फिल्ड। ठीक है, तो वो कॉपर जो यहाँ पर जो है ना क्रोमियम हाफ फिल्ड हो जाता है और कॉपर जो है वो फुली फिल्ड हो जाता है। फुली फिल्ड आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू पार्शली फिल्ड। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप ये भी लिख सकते हैं कि जो पार्शली फिल्ड होता है उसकी सबसे कम होती है स्टेबिलिटी, फिर हाफ फिल्ड की होती है और सबसे ज़्यादा फुली फिल्ड की होती है। और साथ ही इसका और का ऑप्शन है डिस्क्राइब द ज्योमेट्रीज ऑफ कॉम्प्लेक्स आइंस विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 4 and 6। अब यहाँ पर देख लें कि ये आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक स्टूडेंट ने थोड़ी मिस्टेक की हुई है कि ये जो आपके पास ये जो ड्रॉ किया हुआ है ना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला, ये भी प्रॉपर ड्रॉ नहीं हुआ ठीक है। मींस के इस तरीके से ये हमारे पास जो है वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, तो उसमें थोड़ी सी जो है वो आप कह सकते हैं मिस्टेक है, लेकिन इसको आपने नहीं करना। ये टेट्राहेड्रल ठीक बनाया हुआ है, स्क्वायर प्लेनर अगेन थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पर हमें अगेन हो सकता है 0.5 इसमें मार्क्स उनके डिडक्ट हुए हों। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएं, ये इन्होंने क्रोमियम और कॉपर की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी है, तो आप जो है इन्होंने डायरेक्टली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लिया है और नीचे बताया कि टू गेन स्टेबिलिटी। ठीक है, बिल्कुल इन्होंने प्रॉपरली अटैम्प्ट किया है, और इस स्टूडेंट ने भी जो है कॉपर एंड क्रोमियम वाला ही अटैम्प्ट किया है। ठीक है, तो ये मतलब आपने देखने का मतलब ज़रूरी नहीं है, ये इन्होंने पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी, फिर इसको आर्गॉन यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखा, फिर इसको इसकी स्पिन इलेक्ट्रॉन करके दिखाई। ये ज़रूरी नहीं था, स्पिन वाला ज़रूरी नहीं था, मतलब डायरेक्ट भी बात हो सकती थी। ठीक है, यानी जैसे कि इस बच्चे ने किया, इस स्टूडेंट ने किया, इसने बिल्कुल परफेक्ट किया, बस सिंपल बताया ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दूसरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑबर प्रिंसिपल। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि टू गेन स्टेबिलिटी वो क्या कर लेते हैं कि कम्प्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड मोर स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू पार्शली फिल्ड, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है। सिंपल, ठीक हो गया। और लास्ट में आप ये देख लें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाला ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल लिखा हुआ है और स्पिन्स करके दिखाई हुई है, लेकिन चलें कोई मसला नहीं है, इनको भी फुली मार्क्स मिले हैं। और इन्होंने प्रॉपरली ये देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4s में 1 है और 3d में 5 है, और 4s में 1 और 3d में 5 और 1 में 10 है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, फजान्स रूल बताना था और जस्टिफाइड बाय गिविंग 2 एग्जांपल्स। अब 2 एग्जांपल्स बोलिए तो 2 ही लिखनी है फजान्स में। ठीक है, और फिर है राइट डाउन द रिएक्शंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड विद वाटर, अमोनिया एंड एथेनॉल। अब ये बहुत आसान था, मतलब ये वाला तो बहुत ही आसान था, इसमें तो आपने बस 3 इक्वेशंस लिखनी थी, 3 नंबर, और इसमें आपने पहले रूल एक्सप्लेन करना था और फिर उसके बाद 2 एग्जाम्पल्स देनी थी फजान्स रूल। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो है ना, मतलब इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ टॉपर कॉपीज़ में कि इन्होंने कैसे दिए। देखें डायरेक्टली बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से स्टूडेंट ने माशाल्लाह अटैम्प्ट किया। अब आप लोग कुछ कहते हैं कि अच्छा हम इक्वेशंस भी लिखें कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो नज़र आ रहा है। ठीक है, इस स्टूडेंट ने ये बहुत अच्छी बात की है कि रिएक्टेंट्स के भी नाम लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट्स के भी नाम लिखे हुए हैं प्रॉपरली, और जो एग्जामिनर है वो उनके मार्क्स नहीं काट सकता। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने बहुत अच्छा अटैम्प्ट किया। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स का भी आप देख लें, ये तो इन्होंने फजान रूल किया, इसको हम देखते हैं। इन्होंने भी डायरेक्ट किया, लेकिन इन्होंने साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा लिख भी लिया है, यानी लाइक इंग्लिश भी लिखी है एक्सप्लेनेशन, तो कोई मसला नहीं है, अगर आप लिखते हैं तो लिखे, नहीं लिखते तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, और इन्होंने भी लिखी है, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि अगर नहीं भी लिखते आप तो आपको फिर भी मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो आप जैसे कि आप एसिटिक एनहाइड्राइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, एसिटिक एसिड और एसिटामाइड बन रहा है, वो आप बता रहे हो। ठीक है, और इस बच्चे ने भी क्या लिखा हुआ है कि दे रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म एमाइड्स एंड कॉरिस्पॉन्डिंग एसिड्स। ठीक है, वही बात उसने लिखी है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, और फजान्स रूल में देख लें 2 स्टूडेंट्स ने जो है वो
फिजान रूल अटेम्प्ट किया था, इन्होंने भी ये वाला, ठीक है। अच्छा, और ये आपसे ग्रुप 4 में से पूछा गया है, ठीक है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। और इसमें मतलब यही बताया गया कि टिन और लेड जो है वो ज़्यादा मतलब क्या क्या शो करते हैं आपके पास, इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं, जिसकी वजह से वो +2 चार्ज में ज़्यादा मतलब आपको नज़र आएंगे, ठीक है। और जितना ज़्यादा इनका चार्ज होगा और स्मॉल साइज़ होगा, देखें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आप और उसके बाद साइज़ छोटा हो जाएगा, हाई चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, जिसकी वजह से वो आयनिक बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट स्टूडेंट ने भी जो है वो हमारे पास कौन सा रिएक्शन किया, इन्होंने भी ये इक्वेशन वाला किया। एक स्टूडेंट जो है वो फिजान्स रूल वाला अटेम्प्ट किया था, क्योंकि ये ज़्यादा इजी था, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जस्टिफाई द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन बॉन्ड इन 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये यानी ये रूल है ना कि जब आपके पास यानी साइक्लोप्रोपेन होगा, उसमें डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड ही है, लेकिन साइक्लिक फॉर्म में, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, क्योंकि रोटेशन फ्रीली रोटेशन नहीं है। हो सकता है कि जो आपके पास ग्रुप्स हैं वो ऑपोजिट टॉप और बॉटम साइड पर हैं, और अगर दोनों सेम साइड पर हैं, टॉप पे या बॉटम पे, तो वो सिस कंडीशंस बना देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करना था, ठीक है, और विद एग्जांपल बताना था। और हाउ कैन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बी डिफरेंशिएटेड बाय गिविंग 2 केमिकल टेस्ट्स। अब ये आपके पास आपको 3 मेन टेस्ट करवाए जाते हैं, फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट्स और सिल्वर मेडल टेस्ट, ठीक है। और easychem4u.com वेबसाइट पे जाएं, 12th केमिस्ट्री पे क्लिक करें, चैप्टर 19 पे क्लिक करें, और आपके पास ये आपके पास आ जाएगा यानी हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वाला टेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 19 पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। चैप्टर 19 पे हम जाएंगे, बिल्कुल लास्ट में हमारे पास ये देखें डिस्टिंग्विश टेस्ट लिखा हुआ है, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। इसको क्लिक करें, आपके पास वीडियो आ जाएगी, और वीडियो के लास्ट में आपको नोट्स की फॉर्म में दिया हुआ है, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लें और उसको अपनी कॉपी पे लिख लें, और आप उसको बहुत ईजीली जो है वो इन टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हैं और मार्क्स ले सकते हैं। और एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 केमिकल टेस्ट, तो 2 ही केमिकल टेस्ट लिखें, आप 3 ना लिखें, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, अभी स्टूडेंट ने 3 टेस्ट लिख लिए हैं। 3 टेस्ट लिखने की क्या ज़रूरत है भाई, ठीक है। मतलब आप 2 टेस्ट बोले में आप 2 ही टेस्ट लिखे हैं, लेकिन आप यू मस्ट बी श्योर, देखें ये 2 टेस्ट लिखे हुए हैं इन्होंने, ठीक हो गया, और ये भी 2 टेस्ट लिखे हुए हैं, और लास्ट में इन्होंने साइक्लोप्रोपेन वाला जो है वो अटैम्प्ट किया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राइट डाउन द SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। और दूसरी तरफ आपके पास आ जाता है राइट डाउन 3 डिफरेंसेस बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब ये कितने मतलब लाइक आप कह लें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये SN1 मैकेनिज्म जो है उसमें 2 स्टेप्स होते हैं प्रॉपरली, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर इसको अटैम्प्ट किया हुआ है, प्रॉपरली देख लें, ठीक है। अच्छा, और इन्होंने भी मैकेनिज्म ही अटैम्प्ट किया हुआ है, और इन्होंने भी साथ जो है वो मैकेनिज्म अटैम्प्ट किया है, और साथ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी इन्होंने लिखी हुई है। तो लाइक एक्सप्लेनेशन SN1 रिएक्शन की आप लिख सकते हैं, आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो बताए हुए हैं कि ये आपके पास यूनिमोलिकुलर होता है, ठीक है, और इसमें रेट जो है वो ओनली सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, स्लो स्टेप में जो है वो ओनली 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर आपने स्लो और फास्ट भी लिखना है, ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, इसको स्लो स्टेप आपने मेंशन करना है, ठीक है। अच्छा, तो ये इस तरीके से आपने इसको प्रॉपरली अटेम्प्ट करना है, ताकि आप SN1 को कम्प्लीटली आप 2 या 3 लाइंस में आप उसको एक्सप्लेन कर दें जो उसके पॉइंट्स हैं, ठीक है। और फिर आपने ये 2 स्टेप्स में लिख देना है, और इसमें आपने प्रॉपर बता दिया है कि यानी 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखें कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना वो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं। स्टूडेंट्स ने जो क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको तो अच्छे से आइडिया होगा कि ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। हाउ डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट आइंस एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद वन अनदर, हाउ कैन दे बी इंटरकन्वर्टेड ड्यू टू दिस इक्विलिब्रियम, ठीक हो गया। और ब्रीफली डिस्क्राइब द एंजाइम इनहिबिशन एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। ये अब इनहिबिशन वाला और ये वाले दोनों बहुत डिटेल से पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये एज इट इज़ क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट हो रहे हैं, समझे कि अभी जो 2024 का पेपर गुजरा था वो सारा का सारा पास्ट पेपर्स में से ही था, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। ये देखें, इन्होंने प्रॉपरली बताया कि एसिड ऐड करेंगे तो किस तरफ जाएगा और बेस ऐड करेंगे तो किस तरफ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें इन्होंने जो है वो आपके पास यही वाला अटैम्प्ट किया हुआ है, ठीक है, और इसमें भी यही अटैम्प्ट किया हुआ है, और
लास्ट में इन्होंने इनहिबिशन वाला अटैम्प्ट किया हुआ है। देखिए इनहिबिशन वाले में जो है वो इन्होंने आप कहते हैं ना ग्राफ्स बनाने की जगह नहीं है। अब देखें प्रॉपर्ली जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ग्राफ्स किस तरह से साइड पे करके थोड़ी सी जगह पे ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। यानी अब इन्होंने टाइप्स बताई हैं इनहिबिशन की, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल इनहिबिशन, और इरिवर्सेबल भी आगे कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव थी उसको भी बताया उन्होंने, ठीक है। तो वो भी एक्सप्लेन हुई है। तो आपने छोटा सा करके थोड़ा थोड़ा सा मतलब लाइक कॉलम बना के कर लें कुछ भी, तो आपने प्रॉपर्ली लिखना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है हाउ कैन 1-ब्यूटाइन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग सुटेबल विसिनल डायहैलाइड्स एंड जेमिनल डायहैलाइड्स गिव केमिकल रिएक्शंस एंड कंडीशंस, ठीक है। ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है 1-ब्यूटाइन एंड 2-ब्यूटाइन कैसे बनाना है, ठीक है, विसिनल एंड जेमिनल डायहैलाइड से, और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और इसको ब्रीफ इसको डिस्क्राइब कर दें, ठीक है। तो अब देखते हैं कि स्टूडेंट्स ने कौन कौन सा अटैम्प्ट किया। इस स्टूडेंट ने जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को किया है, बहुत ही आसान है, ठीक है। 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होता है। इस स्टूडेंट ने भी ग्रीन हाउस को अटैम्प्ट किया है, ग्रीन हाउस, एंड इसने जो है वो रिएक्शन किया हुआ है, ठीक है, कि विसिनल डायहैलाइड्स जो है उसको हमने किस तरह से करना है और जेमिनल डायहैलाइड्स से कैसे करना है, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं आप यही वाली लिखें, आप दूसरा भी कर सकते हैं। विसिनल डायहैलाइड्स में अल्कोहलिक KOH से भी सिंपल रिमूव हो सकता था, और जेमिनल डायहैलाइड्स में ये आपके पास रिमूव हुआ है, क्या कहते हैं, 2 दफ़ा भी आप अल्कोहलिक KOH से कर सकते हैं, ठीक है। 2-ब्यूटाइन बन जाएगा, लेकिन वो जो है देख लें कि किस पोजीशन पे लगा हुआ है, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको आइडिया हो रहा होगा कि पेपर मुश्किल नहीं है, बल्कि अटेम्प्टेशन और आपकी जो यानी प्रैक्टिस है वो काउंट करती है, ठीक है। ये देखें क्या लिखा हुआ है कि राइट डाउन द रिएक्शंस ऑफ फिनोल विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, एक्वस ब्रोमीन एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब फिनोल का मैंने हमेशा स्टूडेंट्स को बताया है कि उसके 4 मेथड्स हैं प्रिपेयर करने के, और 4 उसके आगे फर्दर रिएक्शंस हैं, और हर प्रिपरेशन एंड रिएक्शन फिनोल की जो है वो 2 स्टेप में होती है, ठीक है। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। और दूसरा है यहाँ पर आपके पास डिस्क्राइब द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस that occur when UV visible radiations of the 200 to 800 nanometer wavelength are passed through this, ठीक है। अब ये क्या है आपके पास है ये 2-प्रोपीन-1-ओल है, ठीक है, यानी कॉन्जुगेशन भी है और अल्कोहलिक ग्रुप भी लगा हुआ है, तो जिसके पास लॉन पेयर हैं, ठीक है। तो ये किस किस्म की ट्रांजिशंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ये शो करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब सब स्टूडेंट्स ने जो है ना फिनोल के, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी थे तो सब ने फिनोल के रिएक्शंस ही अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं, मैं आपको बताती रहती हूँ, इन्होंने बीच में लिखा है कि हमने ये प्रिपेयर किया, भाई आपने प्रिपेयर किए, देखें 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, ऊपर पिक्रिक एसिड नाम लिखा, फिनोल रिएक्ट्स विद कंसनट्रेट, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ऊपर इक्वेशन लिख ली थी, एनफ था, ठीक है। जैसे कि ये मतलब मेरा ये मेथड होता है कि मैं आप लोगों को कहती हूँ इस तरीके से लिखें, यानी जो इक्वेशन ये एरोज़ हैं, एरोज़ के ऊपर अगर कंसनट्रेट मतलब टेम्परेचर लिखा हुआ है या कोई कंडीशन है या कोई कैटलिस्ट ऐड हुआ है, वो मिस नहीं होना चाहिए। अगर वो मिस हो गया तो आपका ये देखें मतलब पूरा इन्होंने लिखा है, लेकिन ये देखें ये बीच में जो आप इंग्लिश लिख रहे हैं, इससे ऑब्वियसली बात है जगह थोड़ी हो जाती है। अब टॉपर कॉपी में ही आपको ये चीज़ भी नज़र आ रही है, ये टॉपर कॉपी ही है, ठीक है। मतलब मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप रिएक्टेंट का नाम, यानी इस स्टूडेंट ने ना बिल्कुल मेरे मुताबिक जो है वो अटैम्प्ट किया हुआ है, जैसे मैं आपको गाइड करती हूँ कि जैसे फिनोल इसने लिखा हुआ है, जो प्रोडक्ट बन रही है उसका भी नाम लिखा हुआ है, जिस चीज़ के साथ रिएक्शन हो रही है। अब ये देखें ये दोनों हैं, और मतलब प्रॉपरली रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स के नेम्स, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद उनकी सारी कंडीशंस, इस तरीके से इस स्टूडेंट ने जो है वो अटैम्प्ट किया हुआ है, और बहुत बेस्ट वे में जो है ये अटैम्प्टेशन होती है, और बहुत ज़्यादा हमें लिखना भी नहीं पड़ता, और प्रॉपर्ली सारा काम हो जाता है, ठीक हो गया। एंड अब यहाँ पर देखें आपके पास 1-2-2-प्रोपीन-1-ओल में किस किस्म की जो है वो ट्रांजिशंस आपको देखने को मिलेंगी। इसमें आप थोड़ा सा जो है ना यूवी विजिबल रेडिएशंस का प्रिंसिपल बता सकते हैं, और साथ एंड पे आप बताएंगे कि क्योंकि इसमें आपके पास लॉन पेयर भी प्रेजेंट है ऑन द ऑक्सीजन एटम एंड पाई बॉन्ड्स भी प्रेजेंट हैं, सो इसमें 2 टाइप्स की जो है वो ट्रांजिशंस हमें देखने को मिलेंगी, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है write down the differences between E1 and E2 reactions and describe the significance of functional group region and fingerprint regions in the IR spectrum, ठीक है। यानी अब IR स्पेक्ट्रम में आपके पास एक रीजन होता है जिसमें आप फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा जो होता है वो फिंगरप्रिंट रीजन होता है, ठीक है, जिसमें प्रॉपर्ली पता चलता है कि कौन सा मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से डिफरेंट है, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स जैसे डिफरेंट होती हैं उसी तरह उस रीजन की जो पीक्स हैं वो हर मॉलिक्यूल की डिफरेंट होंगी, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप वाली पीक्स होंगी वो हर मॉलिक्यूल में सेम ही पीक आपको नजर आएगी।
जैसे अगर आपने मेथनॉल का लिया है उसमें भी OH की पीक नज़र आ रही होगी, एथेनॉल का लिया है उसमें भी OH की पीक नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो वो फंक्शनल ग्रुप रीजन बेसिकली फंक्शनल ग्रुप ही डिटेक्ट कर रहा होता है, लेकिन फिंगरप्रिंट रीजन जो है वो बाकी सारी जो है वो आपके पास पीक्स दे रहा होता है, जिससे डिसाइड होता है कि ये किस मॉलिक्यूल का जो है वो स्पेक्ट्रा है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स ने जो है ना ये IR वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने जो, क्योंकि ऑर्गेनिक की स्टूडेंट ने ज़्यादा प्रैक्टिस की होती है, तो यहाँ पर जो है वो सब ने E1 और ये देखें E1 E2 को ही अटैम्प्ट किया हुआ है सारा का सारा, ठीक हो गया। और यहाँ पे कोशिश करें कि E1 एंड E2 का जहाँ पर डिफरेंस था, इन्होंने तो मतलब लाइक यानी वो नहीं किया। इस स्टूडेंट ने मतलब ज़्यादा अच्छा किया है, आप देख लें, क्योंकि इन्होंने मैकेनिज्म भी किया है, बाकी ऊपर भी बायोमोलिकुलर वगैरह सारा कुछ एक्सप्लेन किया, रिएक्टिविटी भी और सारा कुछ अटैम्प्ट किया ना, मतलब इस स्टूडेंट ने ज़्यादा अच्छा अटैम्प्ट किया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन लास्ट में, justify that aluminum hydroxide is amphoteric but magnesium hydroxide is basic, and obviously बात है ये आपने equations के थ्रू बताना है, and write down the reactions of Grignard reagent with, अब Grignard के reactions तो बहुत ज़रूरी हैं, वो ज़रूर करने हैं। अगर पिछले पेपर में आए हैं तो इसका मतलब है कि इस पेपर में भी मस्ट आएंगे, क्योंकि मतलब वो हो सकता है कि क्वेश्चन डिफरेंट हो गए, ग्रिग्नॉड को आपको किसी और चीज़ के साथ, यानी हो सकता है कि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाना हो, एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाना हो, यहाँ पर एसीटोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का आया है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख लें कि स्टूडेंट्स ने जो है वो देखें ग्रिग्नॉड रिएजेंट्स के रिएक्शंस हैं वो अटैम्प्ट किए हुए हैं बिल्कुल प्रॉपरली। ये देखें, अगर आपको भी ये इस तरह से आ रहा है अटैम्प्ट करना है, तो इसका मतलब है कि आपने बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन की हुई है। सेकेंड आपके पास आ जाता है डिस्क्राइब द एनॉमलस ट्रेंड इन द आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। अब ये देखिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले कहते थे ना कि हम रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, और वाला क्वेश्चन आ गया, और वाला क्वेश्चन आ गया, तो अब हमारी चॉइस कम हो गई है। मैं तो कहती हूँ यहाँ पे आपकी चॉइस बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि देखिए अब एक क्वेश्चन अगर आपने 13-14 चैप्टर अच्छा नहीं किया हुआ, तो उसके साथ आपके ऑर्गेनिक की ऑप्शन आ रही है ना, ठीक है। तो आपने ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से किया, तो आप ऑर्गेनिक ही कर लें, ठीक है। तो आपका गलत हो ही नहीं सकता, ठीक हो गया। यहाँ से इस चीज़ को आपने ज़रूर देख लेना है। डिस्क्राइब द एनॉमलस ट्रेंड्स इन द आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। बहुत बार ये वाला क्वेश्चन जो है पास्ट पेपर्स में रिपीट हुआ है। व्हाई इज एसिटल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन एसीटोन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। एसिटल यानी यहाँ पर ये ना रिएक्टिविटी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यानी रिएक्टिविटी के 2 पॉइंट्स थे, 1.5 का एक नंबर, 1.5 का दूसरा। तो ये रिएक्टिविटी ऑलरेडी पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, स्टूडेंट ने रिएक्टिविटी वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, और इन्होंने जो है रिएक्टिविटी वाला ही अटैम्प्ट किया है। ये थ्योरी वाला क्वेश्चन था, मतलब विच वन इज़ मोर रिएक्टिव, ठीक है। तो ये देखें, और इन्होंने आयनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड वाला किया। ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे जो एनॉमलस ट्रेंड है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड फॉस्फोरस एंड सल्फर का, वो भी आपने ज़रूर बताना होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, राइट डाउन द रिएक्शंस इन विच द OH बॉन्ड ऑफ द अल्कोहल इज ब्रोकन एंड व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंट अल्कोहल्स इन दीज रिएक्शंस। अब जब OH बॉन्ड ब्रेक करेगा ना, तो आपके पास R के साथ O रह जाएगा, एल्कोक्साइड आइन बन जाएगा। अब एल्कोक्साइड आइंस में ऑब्वियसली बात है कि ये नेगेटिव आइन है, ठीक है, क्योंकि H चला गया, तो आपके पास जो पीछे N आइन बचा है वो नेगेटिव है। तो जितना ज़्यादा अल्काइल की चेन्स अटैच होंगी वो अनस्टेबल होगा, ठीक है, यानी टर्शरी वाला अनस्टेबल होगा, ठीक हो गया। तो आपके पास टर्शरी जो है वो स्लो रिएक्शन देंगे एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड फिर प्राइमरी और फिर मेथनॉल, ठीक है। वो मेथनॉल सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देगा। एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन डिस्ट्रॉइंग द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर। इसकी प्रॉपर आपने जो है इक्वेशंस भी लिखनी है, डिस्ट्रॉय की, मतलब ओजोन डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब यहाँ पर देखें, OH बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तो इसकी ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, मतलब ये इन्होंने रिएक्टिविटी ऑर्डर ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट में यहाँ पर कोई रिएक्शन भी पूछा था क्या? रिएक्शन, राइट डाउन द 2 रिएक्शंस इन विच OH, अच्छा 2 रिएक्शंस भी लिखने हैं। यहाँ पर आपने जो है वो इक्वेशंस भी लिखनी थी, वो वाली इक्वेशंस लिखनी थी जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब आपको स्कीम लिखवाई हुई है जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वो कौन सी रिएक्शंस हैं, जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वो कौन सी रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो इसमें सब में देख लें आप कि पहले 2 इक्वेशंस लिखी गई हैं, और उसके बाद रिएक्टिविटी को जो है वो कंपेयर किया गया, और यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का अलॉन्ग विद द इक्वेशन जो है वो इसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपर आप काम करेंगे तो आपके भी फुल मार्क्स ही होंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, राइट डाउन द केमिकल
reactions for the following observations. Calcium when heated in the air and one of the above two compounds reacts with the water to form the pungent gas. अब ये वाले reactions आपने लिखने हैं और naturally occurring magnesium has 3 isotopes और relative atomic mass of the magnesium जो है वो calculate कर लेना है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी इतना मुश्किल नहीं है आपका। कैल्शियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम जो है नाइट्रोजन के साथ कैल्शियम नाइट्राइड बनाएगा, फिर ये ऑक्साइड्स और नाइट्राइड्स का रिएक्शन विद द वाटर, ठीक है। ये आपने मतलब इक्वेशंस लिखनी है, सामने सामने इक्वेशंस लिखी हुई हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट्स को इजी ये लगेगा क्योंकि सिंपल सा फार्मूला है, परसेंटेज अबेंडेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है, उनके मैसेज दिए हुए हैं, तो आपने बस फार्मूला लगा के इसको अटैम्प्ट करना है। और मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक सब बच्चों ने यही वाला अटैम्प्ट किया है, ठीक है, यानी ईजी था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट, हाउ कैन इथीन बी कन्वर्टेड इनटू, लाइक ये कन्वर्जन का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है एसीटोन अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन विद द माइल्ड बेस। अब एसीटोन मतलब ये आपके पास क्या आ जाता है, एल्डोल का मैकेनिज्म, और दूसरी तरफ कन्वर्जन आ जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर कन्वर्जन में मसला आ रहा है तो वो कन्वर्जन नहीं करते, लेकिन ये तो बहुत आसान सी कन्वर्जन है। इथीन का जो है वो उसमें वाटर ऐड करना था, एथेनॉल बन जाएगा, और क्लोरोहाइड्रिन करना है तो इसमें आपने HCl या HCl इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऐड कर दें, ठीक हो गया। तो अब देखते हैं कि स्टूडेंट्स ने कौन कौन सा अटैम्प्ट किया है क्वेश्चन। यहाँ पर एसीटोन वाला मैकेनिज्म वाला, यानी एल्डोल कंडेंसेशन मैकेनिज्म, इधर भी मैकेनिज्म, क्योंकि एल्डोल एंड कैनिजरोज का स्टूडेंट्स ने इतनी प्रैक्टिस की होती है कि अगर एल्डोल कैनिजरोज आ जाए तो स्टूडेंट्स छोड़ते ही नहीं है, ठीक है। एक स्टूडेंट ने जो है वो एथेनॉल भी प्रिपेयर किया हुआ है और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, यानी क्लोरीनेशन ही हो रही है लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस यानी वाटर की प्रेजेंस में, पोलर यानी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हो रही है, तो वो इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन बना देगा, ठीक हो गया। लास्ट में हमारे पास आ जाता है सेक्शन सी, जस्टिफाई दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक। अब ये एसिडिक बेसिक जो ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, इनका ये पूरा क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी पीछे आया हुआ है पेपर्स में, ठीक है, पास पेपर्स में। हाउ इज द रिफाइनिंग ऑफ द क्रूड ऑयल इंपॉर्टेंट, स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इन्वॉल्व एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अब ये देखिए, अब क्वेश्चंस हैं, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात समझ ही नहीं आ रही होगी कि हम क्या बात करें, जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो करके बैठे हुए हैं, सब कुछ याद करके बैठे हैं, रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल उनको आता है, ठीक है, या ये जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, यानी जस्टिफाई दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक एंड the oxides of germanium, tin and lead differ in the nature from the carbon dioxide means कि ये बेसिक होंगे, तो इनको आप इक्वेशंस के थ्रू एक्सप्लेन कर दें, ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर सेक्शन सी में ये रिफाइनिंग। अब इसमें आपको कोई मसला नहीं है क्योंकि इसमें आप खुला लंबा लिख सकते हो क्योंकि आपके पास पेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन के लिए आपको 3-3 4-4 पेजेस दिए होते हैं, ठीक है। ये देखें, इस बच्चे ने भी रिफाइनिंग वाला किया हुआ है और बहुत अच्छे से इन्होंने अटैम्प्ट किया हुआ है। और ये देखें, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी जो बहुत डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है और हर एक चीज़ की इक्वेशन भी लिखी हुई है, याद की हुई है, ठीक है। तो आप जो भी अब अगर आपको इक्वेशंस याद है ना, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनकी अगर आपको इक्वेशंस याद हैं तो साथ जो है ना वो आप जो एक्सप्लेनेशन है वो खुद लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ लिख कर ये हाइड्रोजन आयन और यानी कार्बोनियम आयन बाइकार्बोनेट आयन बन रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ आपने ऊपर भी लिखनी है, देखें क्या लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट एंड डिजोल्व स्लाइटली इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आइंस एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट आइंस, ठीक है। मतलब जो इक्वेशन है ना उसी को आपने लाइक वर्ड फॉर्म में लिखना है, तो वो कोई मसला नहीं है। असल में आपकी इक्वेशन ठीक होनी चाहिए, इक्वेशन ठीक है तो पूरे नंबर है। फिर आ जाता है कि वाई कार्बन एंड सिलिकॉन शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वेयर एज जर्मेनियम टिन लेड शो 4 as well as +2 oxidation states in their compound, explain also compare the relative stability of +4 and +2 oxidation states। ये सारा का सारा फुल फ्लेज लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को पास पेपर्स में तैयार करवाया हुआ है, ठीक है। और जो है वो इसमें आपने सारा लिखना है, मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट और हर एक की, मतलब +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी या +4 की, और टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, ठीक है। और यानी +2 की स्टेबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, +4 के साथ क्या हो रहा है, फिर इनका आपस में कंपैरिजन यानी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स किस तरह से ये बिहेव करें, सब लिखना है, ठीक है, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, explain the structure of the benzene on the basis of the molecular orbital concept. How does this concept justify the stability of the benzene? Why does benzene preferably give electrophilic substitution
रिएक्शंस। यानी ये क्यों देता है? ऑब्वियसली बात है कि ये यानी रेजोनेंस की वजह से अपनी जो स्टेबल होता है और अपना जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, दैट्स वाई ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। ठीक है, एमओटी के अकॉर्डिंगली आप अपनी बुक में देखें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली बेंजीन का जो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हुआ है उसमें कुछ भी नहीं है, 3-4 पॉइंट्स है बस, और जो है वो आपके पास ये मुफ्त के नंबर हैं। ठीक है, ये 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो अब देख लें कि स्टूडेंट्स ने किस चीज़ को अटैम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये तो मतलब ये देखें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हुआ है, कुछ भी नहीं है इसमें। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ रॉबिन्सन और ये मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक इसमें हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। तो बहुत ही आप कह लें कि ज़बरदस्त तरीके से ये रेजोनेंस वगैरह, ये तो इस बच्चे ने कुछ ज़्यादा ही अटैम्प्ट कर दिया, क्योंकि रेजोनेंस वगैरह तो पूछा नहीं था। तो इन्होंने ये रेजोनेंस और ये टेबल शेबल के रटे लगाए हुए थे, ये भी बता दिए, ये तो नहीं बताने थे इतने को ख़ास। तो आप यहाँ पर देखें इन्होंने जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला अटैम्प्ट किया। ठीक है, देखें सारा का सारा इन्होंने बताया। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं ना जो थोड़ी बात करते हैं, आधी बात करते हैं। अब ये देखें इन्होंने पूरा बताया कि कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, एंड वट एवर, मतलब किसकी टॉप टू बॉटम जाते हुए जो है वो पॉसिबिलिटी इंक्रीज़ करिए डिक्रीज़ करिए, सब कुछ बताया है। ठीक है, और इन्होंने भी इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और बहुत डिटेल से अटैम्प्ट किया है। और लास्ट में हमारे पास इन्होंने भी जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला ही किया। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है वो अपनी आपने राइटिंग का ध्यान करना है। इन्होंने भी साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन यह है कि जब थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाता है तो किसी की अगर बहुत जॉइनिंग में हो तो समझ नहीं आती। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपके पास ये कंप्लीट हो गया। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, एसिटाइल क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, और राइट डाउन द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिटाइल क्लोराइड विद एसिटिक एसिड। और मतलब ये बेसिकली आपके पास क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के रिएक्शन। तो वो ऊपर भी आए हुए थे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के, मतलब किसके आए हुए थे हमारे पास यहाँ पर, किसी का दिया हुआ था ना, एसिटिक एनहाइड्राइड का। एसिटिक एनहाइड्राइड का 3 नंबर का आ गया उसके रिएक्शन, और ये एसिटाइल क्लोराइड के ये देखें 6 नंबर का आ गया। मतलब देख लें आप सोच लें, कार्बोक्सिलिक एसिड के वही 3, मतलब उधर ऊपर 3 नंबर के दिए हुए थे, यहाँ 6 नंबर के दे दिए। डिस्क्राइब लिपिड्स, हाउ कैन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल लिपिड्स आर डिफरेंशिएटेड, एंड राइट डाउन द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ जनरल ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, हाइड्रोलिसिस और स्पॉनिफिकेशन। ये आपको 4 इसकी मेरे ख्याल में प्रॉपर्टीज़ वगैरह रिएक्शंस याद कराए हुए हैं। ठीक है, स्पॉनिफिकेशन, हाइड्रोलिसिस और एस्टेरिफिकेशन। तो ये सारे आपने लिपिड्स के रिएक्शंस तो करने ही करने हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देखें 6 मार्क्स के आए हुए हैं। अच्छा, फिर इसकी आप आंसर्स देख लें कि इन्होंने ये लिपिड्स वाला अटैम्प्ट किया हुआ है, हाइड्रोलिसिस स्पॉनिफिकेशन सारा किया हुआ है। ठीक हो गया, और ये स्टेबिलिटी और यानी कौन कौन से टाइप्स होते हैं लाइक लिपिड्स के। ठीक हो गया, तो ये लिपिड्स के आगे आप देख लें, ये भी इन्होंने लिपिड्स वाला एक्सप्लेन किया हुआ है। मतलब सब कुछ लिखना है, मतलब जो आप अटैम्प्ट करें वो अपना इतना अच्छा अटैम्प्ट करें ना कि मतलब एग्जामिनर कोई भी मार्क्स काट ना सके। अब आपको इतना तो पता चल गया कि भाई पास पेपर्स में से ही क्वेश्चन उठाए जाएंगे, तो अब आप अब भी ना करें तो फिर फ़ायदा। ये वाला जो सारा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखाया, ये सारा का सारा पीछे पूछा हुआ है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने तैयार किया हुआ था, पास पेपर्स तैयार किए हुए थे, तो उनको तो ये बिल्कुल ही हलवा पेपर लगा। जिन्होंने नहीं किया हुआ था तो उनको तो वही बात है कि मतलब पेपर देखिए हवाइयाँ उड़ जाती हैं कि ओहो ये कहाँ से आ गया, ये कैसे आ गया, हमें तो ये नहीं आता। मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री पूरी आई हुई है। व्हाट इज़ मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री? अब ज़रूरी नहीं है कि अब 2024 में आई है तो आपके पास नहीं आएगी, नहीं, ये 7 मार्क्स का पूरा पेपर आया हुआ। तो ये आपकी भी डायरेक्ट इसी तरह 7 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री? राइट डाउन इट्स बेसिक प्रिंसिपल, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द मैथ स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, तो ये इतना मुश्किल है ही नहीं। मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री तो बहुत आसान है, इसकी हेडिंग्स आपको याद होनी चाहिए और अंदर तो एक्सप्लेनेशन आप खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले वेपराइजेशन होती है, आयनाइजेशन होती है, फिर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड हैं उसमें से गुजारा जाता है, मतलब डिटेक्टर होता है। मतलब ये सारा का सारा आप 2 दफ़ा पढ़े ना, आप मैथ्स वाला पूरा 7 नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड? जस्टिफाई योर आंसर by giving pKa values and stability of their conjugate bases। तो अब ये वाला तो प्रॉपर आप लोगों को करवाया हुआ है। अब यहाँ पे बाय गिविंग द पीके, अच्छा पीके वैल्यूज़ अक्सर स्टूडेंट्स मतलब हम कहते हैं कि चलो ये कौन सी चीज़ें ये रटे लगाने वाली, लेकिन आप देखें उन्होंने यहाँ पर ना ये दे दिया ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले तो आप बताएंगे
कि इनमें से कौन ज़्यादा एसिडिक है, ये वो, फिर उसको आपको एक्सप्लेन भी करेंगे और साथ आपने pKa वैल्यूज़ भी याद करनी है। अब इन 3 की याद कर लें, अब इसके अलावा और किसी की ना याद करें, क्योंकि अब प्रॉपर इसकी पूछी हुई है ना, तो इसका मतलब है कि ये पूछ सकते हैं पेपर में, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए इनकी pKa वैल्यूज़ आप याद कर लें, ठीक हो गया। तो ये देखें पूरा का पूरा हमने तकरीबन हमें आधा घंटा लगाया, हमने पूरा का पूरा जो लोकल एरिया पेपर था वो बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। लास्ट में सिंपल जस्ट आप इसको देख लें, जो हार्ड एरिया पेपर है उसको देख लें। ये स्टूडेंट ने बड़ा मतलब आप कह लें ज़बरदस्त अटैम्प्ट किया, देखें ब्लैक मार्कर, ब्लू मार्कर, फिर ब्लैक पॉइंटर, तो इस तरह की चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस देख लें आप, क्वेश्चंस आपने बिल्कुल जो है वो ना, ये इन्होंने ना स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आए हुए हैं, SN2 आया हुआ है, मैकेनिज्म आया हुआ है, तो मतलब बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने देखें ब्लू से हेडिंग दी हुई है, फिर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अगर ये बीच में लिख रहे हैं, फिर ब्लैक मार्कर्स यूज़ किया हुआ है इक्वेशंस लिखने के लिए, ठीक हो गया। तो मतलब इसे देखें कितना एक चीज़ हाईलाइट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखें ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ किया हुआ है, ठीक है, ब्लैक बॉल पॉइंट एंड ब्लू बॉल पॉइंट है आई थिंक सो, ठीक है। एंड आपने भी ये चारों चीज़ें यूज़ करनी है, ठीक है, ब्लैक मार्कर, ब्लू मार्कर। अब ये देखें ये वाला जो है ना आपके पास पोलीमराइजेशन वाला, NN कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन की टाइप्स, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आया और इस स्टूडेंट ने कितनी आप कह लें कि ज़बरदस्त प्रिपरेशन की हुई है, ईच एंड एवरीथिंग ना इसने रटी हुई है कि सब कुछ, यानी इसने कंडीशंस भी लिखी हुई हैं, इक्वेशंस भी लिखी हुई हैं, सब कुछ लिख रहा है ये बच्चा। तो ऑब्वियसली बात है कि ऐसे बच्चों ने फिर टॉप ही करना होता है। तो आपने जो है वो परेशानी होना, यही कुछ ऐसा ही कुछ आपसे पूछा जाएगा, जो लिखा हुआ है, जो आपने प्रिपेयर किया हुआ है वो आपने बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करना है, ठीक हो गया। तो दूसरा भी ये देख लें, ये भी इस बच्चे की भी राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ जगहों पे ना इसका बहुत लाइट आया है, जब स्कैन होता है ना तो ये देखें बहुत लाइट हो गया इसका पेपर। लेकिन ऑब्वियसली बात है टीचर्स को थोड़ी सी मेहनत करके इसको देखना ही होता है कि मतलब इस बच्चे ने क्या लिखा हुआ है प्रॉपरली, और उसको अटैम्प्ट करना होता है, मतलब लाइक मार्क्स देने होते हैं उनको, ठीक है। ये देखें कितनी खूबसूरत राइटिंग में इस बच्चे ने माशाल्लाह लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। लेकिन बहुत जगहों पे इस बच्चे का पेपर बहुत ही लाइट आया ना, मतलब बहुत लाइट आप कह सकते हैं, मतलब हार्डली हम इसको देख पा रहे हैं। लेकिन राइटिंग भी बहुत प्यारी है और राइटिंग अटैम्प्ट करने का स्टाइल भी बहुत ही आप कह लें कि आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो आप इन पेपर्स को खुद अपने कंप्यूटर्स पे भी डाउनलोड करके देख लें, ठीक है, और डिटेल से जो भी देखना देख लें, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम इन पे वेस्ट मत कीजिएगा, अपनी तैयारी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप जो है वो ये देखें ये वाला इधर भी आया हुआ है एसिटिक स्ट्रेंथ, हाँ मतलब ये इस वाले में भी आया हुआ है pKa वैल्यूज़, और यानी कौन ज़्यादा एसिडिक है और बेसिक है, ये वाला क्वेश्चन इस हार्ड एरिया वाले में भी आया हुआ है। तो यहाँ पर देखें हमने तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो डिटेल से डिस्कस कर ली हैं, और इंशाल्लाह आपका भी पेपर बहुत आसान आएगा, सारा का सारा पास्ट पेपर्स में से होगा, कुछ भी नहीं आने वाला। पहले ही इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अगर आपको वो भी आ जाए ना तो आपकी बुक ही तैयार हो जाएगी, ठीक है। हर स्टूडेंट जो एवरेज स्टूडेंट है उससे मैं कहूँगी कम से कम 10 पेपर ज़रूर तैयार करें, जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन 15 to 20 पेपर्स तैयार करें, और जो बिल्कुल भी आप कह लें कि बच्चा जिसको लग रहा है कि मैंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, मैंने 6 छुट्टियों में ही पढ़ना है, तो वो भी अगर स्टार्टिंग के 4-5 पेपर्स तैयार कर लेना, वो फेल नहीं होगा, मतलब लाइक 2016 से स्टार्ट कर लें आप, ठीक है, और जो है वो आप फेल नहीं होंगे, ठीक है। इंशाल्लाह 5 to 6 जो है ना वो बच्चा अगर तैयार कर लेता है, 6 दिनों में 6 पेपर तैयार कर लेता है, तो वो फेल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा बिल्कुल ही बैठा हुआ है, यानी उससे अब 6 दिनों में 6 पेपर भी नहीं तैयार हो रहे, तो अब इसका मतलब है कि वो फिर दुआएं करे कि कोई मुआवजा हो जाए और फिर जो है वो पास हो जाए, ठीक है। तो इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है, थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन ये है कि ये बहुत डिटेल से आपको एक एक सवाल पेपर के साथ कंपेयर करके क्वेश्चन बताया है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपका भी पेपर बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेबल हो और आपको रिएक्शंस भूलें नहीं, तो इसलिए आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।